बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइपर जो है तूफ़ान कराची की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हुकूमत की तरफ से जो भी मुमकिन है इंतज़ामात किए जा चुके हैं, मज़ीद भी किए जा रहे हैं। जब हमें ये पहले पता चल गया कि तूफ़ान कराची की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि 99 में तूफ़ान आया था, उसमें कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था, अब पहले पता चल चुका है तो हुकूमत की तरफ से इंतज़ामात किए गए हैं। अगर इस दौरान एक बंदा भी मर जाता है तो उसका खून इस हुकूमत पर होगा, क्योंकि फुल प्रूफ इंतज़ामात किए जाने की ज़रूरत है। ऐसे तूफ़ानों की सूरत में आप फसलों की तबाही को नहीं रोक सकते, मकानात उसमें बह जाते हैं, पानी चढ़ जाता है, लेकिन इंसानों की हिफाजत यकीनी तौर पर की जा सकती है। पाकिस्तान में एक वक्फे के साथ सैलाब भी आते रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि पहले से ज़्यादा तबाही होती है, जैसा कि पिछले साल भी हुआ था। लेकिन वो सारी की सारी हुकूमतों की नाअहली है, नालायकी है, क्योंकि जब आपको पता है कि कोई मुसीबत आने वाली है तो उस लिहाज से इंतज़ामात भी किए जाने चाहिए। सैलाबों का यही होता है कि इंतज़ामात उस वक्त किए जाते हैं जब सैलाब सर पर आ जाता है। बहरहाल कराची में जिस तरह से तूफ़ान की पेशगोई की जा रही है कि 1-2 दिन में कराची के साथ ये तूफ़ान टकरा सकता है, कराची, बदीन और ठट्टा में उससे तबाहकारी हो सकती है, लेकिन मुमकिन हद तक ये तबाहकारी कम अज़ कम होगी, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इंतज़ामात किए गए हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि एक भी बंदा इसमें हलाक नहीं होना चाहिए, एक भी बंदे का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत को मौका मिल गया था इंतज़ामात करने का, और यही फिर उम्मीद की जानी चाहिए कि इंतज़ामात फुल प्रूफ ही किए गए होंगे। बाकी यहाँ तक तबाही की बात है, बर्बादी की बात है, तो वो पाकिस्तान की सियासत में भी इसी तरह से मौजूद है, जो किसी तूफ़ान की सूरत में किसी इलाके में आ जाती है। समी इब्राहिम पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी हैं, बड़े एंकर हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि राना सनाउल्लाह को आखिरकार कैसे पता चल गया कि JIT में इमरान खान ने ये बयान दिया है। इमरान खान से ये पूछा गया है JIT की रिपोर्ट राना सनाउल्लाह के पास कैसे पहुंच गई, ये समी इब्राहिम साहब पूछ रहे हैं। और समी इब्राहिम क्या इतने भोले बादशाह हैं कि उनको नहीं पता कि राना सनाउल्लाह के पास JIT की रिपोर्ट कैसे पहुंच सकती है? राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हैं। JIT की रिपोर्ट जितनी भी सीक्रेट हो, जितनी भी खुफिया हो, राना सनाउल्लाह के पास नहीं पहुंचेगी तो फिर किसके पास पहुंचेगी? राना सनाउल्लाह के पास सीक्रेट रिपोर्ट पहुंचती है या वो मंगवा लेते हैं, तो फिर राना सनाउल्लाह की क्या ज़िम्मेदारी है कि उसको तश्त अज़बाम कर दें या फिर अपने हद तक रखें। लेकिन राना सनाउल्लाह के पास कोई ऐसा एक भी सबूत आ जाए, वो उसमें कोई सदाकत है या नहीं है, लेकिन वो इमरान खान के ख़िलाफ़ है, तो राना सनाउल्लाह के पेट में उस वक्त तक मरोड़ उठते रहते हैं जब तक वो पूरी दुनिया को नहीं बता देते। ऐसा ही JIT के हवाले से भी हुआ है। JIT में इमरान खान की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें क्या कहा गया होगा? इमरान खान से यही पूछा गया होगा कि आपने 3 लोगों पर इल्ज़ाम लगाया अपने कत्ल की मनसूबाबंदी का, तो उस बारे में सबूत दीजिए। तो इमरान खान ने यही कहा होगा, जैसा कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं या मीडिया के बाकी लोग कह रहे हैं, कि इमरान खान की तरफ से वहाँ पे कहा गया कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मुझे जैसा बताया गया था वैसे मैंने बात कर दी। और इमरान खान ये पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अदारों के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो मुझ तक किसी भी किस्म की होने वाली मेरे ख़िलाफ़ साजिश या मनसूबाबंदी मुझे उससे आगाह कर देते हैं। इसलिए इमरान खान की तरफ से वो वीडियो भी बनाई गई थी जो आज तक किसी के सामने नहीं आई। उस वीडियो में इमरान खान की तरफ से दावा किया गया है, इमरान खान कहते हैं कि मैंने उसमें ये बताया है कि मुझे अगर नुकसान पहुंचता है तो फिर उसके ज़िम्मेदार कौन होंगे। बात हम यही कर रहे थे कि इमरान खान का ये कहना है कि अदारों के अंदर बैठे हुए कुछ लोग मुझे बता देते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। राना सनाउल्लाह की तरफ से क्या कहा गया, एक नज़र उस पर भी डालते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि JIT में इमरान खान ने जो बयान दिया है वो झूठा है, और इमरान खान को पहले की तरह राना सनाउल्लाह फितना करार देते हैं और मक्कार भी कहते हैं। इमरान खान ने बाकायदा बगावत की तैयारी की, मकसद मुल्क पर काबज़ होकर अपना घटिया एजेंडा नाफज करना था। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद मुहिम के ताने बाने भारत इसराइल से मिल रहे हैं। राना सनाउल्लाह की तरफ से ये कहना कि सोशल मीडिया पर बेबुनियाद मुहिम के ताने बाने भारत और इसराइल से मिल रहे हैं। नाज़रीन, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब मुस्लिम लीग नून की बाकायदा हुकूमत थी, अब तो ये किसी खैरात में हुकूमत लेकर बैठे हुए हैं। उस दौर में क्या हुआ था, तहरीक लबैक ने धरना दिया था, तहरीक लबैक तहरीक चला रही थी, और उसको भी उस वक्त के वज़ीर दाखिला
आसन इकबाल, उनकी तरफ से कहा गया था कि इसको भारत स्पॉन्सर कर रहा है, इसके ताने बाने भी भारत से मिलते हैं। इसी तरह से राणा सनाउल्लाह की तरफ से ये कह दिया गया, अगर ऐसा कुछ है, कोई सोशल मीडिया पर ऐसा काम करता है, कोई सोशल मीडिया वर्कर है या कोई सियासतदान है जिसके ताने बाने भारत से मिलते हैं, इसराइल से मिलते हैं या पाकिस्तान के किसी और दुश्मन से मिलते हैं, तो वो उसकी गिरफ्तारी में, उसको सज़ा देने में एक भी लम्हे की ताख़ीर की जाए तो क्यों की जाए। इसका मतलब यही है, अगर इनके पास सबूत मौजूद हैं कि किसी बंदे के भारत के साथ राब्ते हैं, इसराइल के साथ राब्ते हैं और उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो फिर ये लोग भी उतने ही उसमें मुलव्वस हैं जितने ये किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो उसमें मुलव्वस है या नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम लगाने वाला उससे किसी भी तौर पर मुस्तस्ना नहीं हो सकता। बाकी आदर राजा पर लंदन की ज़मीन गर्म हो रही है, उनके बारे में ये इतलात भी थी कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन गिरफ़्तारी वाली इतलात में कोई सदाकत नहीं है। उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, लेकिन उन पर लंदन की ज़मीन तंग ज़रूर कर दी गई है। उनके ख़िलाफ़ जो कुछ इल्ज़ाम थे पाकिस्तान की तरफ से भी लगाए गए थे, वहाँ पे मौजूद लोगों की तरफ से भी लगाए गए थे। उन इल्ज़ामात के तहत लंदन की हुकूमत ने उनको अपने पास इंक्वायरी के लिए बुलाया है। जब भी ऐसे बंदे की इंक्वायरी होती है जिस पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो उस पर कई किस्म की पाबंदियाँ लग जाती हैं। ऐसी ही पाबंदियाँ आदर राजा पर भी लग चुकी हैं। वो अपनी मर्ज़ी से अब वीलॉग नहीं कर सकते, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। ना वो ट्विटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना वो व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। इल्ज़ामात उन पर क्या हैं? पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों को अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, अपने अदारों के ख़िलाफ़ उकसाने के इल्ज़ामात हैं। तो नाज़रीन, आदर राजा एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी पाकिस्तान के हवाले से बड़ी रिसर्च होती है, बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, उससे आप इत्तफ़ाक़ कर सकते हैं और इत्तफ़ाक़ नहीं भी कर सकते। लेकिन आदर राजा की तरफ से जो कुछ पाक फ़ौज के हवाले से कहा गया उस सारे के साथ इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। उन पर पाकिस्तान के अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाने के इल्ज़ामात हैं। अगर ऐसा कुछ है तो ये बंदा भी या कोई बंदा भी अगर ऐसा करता है तो वो काबिल माफ़ी नहीं है। बाकी पाकिस्तान में आदर राजा के ख़िलाफ़, हैदर मेहदी के ख़िलाफ़ और वजाहत ऐस खान के ख़िलाफ़ मुकदमात दहशत गर्दी के, बगावत के दर्ज हो चुके हैं। इन मुकदमात में क्या बनता है ये देखने की ज़रूरत है। अगर इन लोगों की तरफ से वाकई ऐसा कुछ किया गया है जो दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है या बगावत के ज़िमन में आता है तो ये लोग फिर काबिल माफ़ी नहीं हैं। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, यहाँ कहीं भी आप बैठे हुए हैं तो आपने पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और ये लोग जिनमें से अक्सर का तल्लुक़ पाकिस्तान के हसास अदारों से था, पाक फ़ौज से था, उनसे उम्मीद तो यही रखनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के मुफाद के ख़िलाफ़ किसी तौर भी नहीं जाएंगे। अगर वो जाते हैं तो फिर वो काबिल माफ़ी नहीं है। उधर जनरल बाजवा के हवाले से ये ख़बरें भी सामने आई हैं कि उन्होंने दुबई में एक 36 अरब रुपए का पेंट हाउस ख़रीद रखा है। पेंट हाउस क्या होता है? ये किसी भी प्लाज़ा का ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो जनरल बाजवा की तरफ से रिहाइश के तौर पर ये पेंट हाउस ख़रीदा गया है, ये घर ख़रीदा गया है जो ऊपरी मंजिल पर है। उसमें क्या कुछ होगा, बहरहाल 36 अरब रुपए का जनरल बाजवा ने ये घर ख़रीदा है, ये फ्लैट ख़रीदा है। लोग सवाल करते हैं कि उनके पास पैसे कहाँ से आए, यहाँ से पैसे आए। बहरहाल जनरल बाजवा साहब की तरफ से ये घर ख़रीदा गया है तो ये घर उनको मुबारक हो। जब कभी भी इंक्वायरी होगी तो फिर पता चलेगा कि जनरल बाजवा के पास इतने पैसे कहाँ से आए थे। जहांगीर तरीन साहब आजकल लंदन में हैं, मियां नवाज शरीफ से भी वहाँ पे वो मिलेंगे। असल में वो अपनी पार्टी बनाने के बाद मियां नवाज शरीफ से कुछ मुशावरत के लिए लंदन गए हैं। वहाँ पे उनकी अभी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन हम उस मुलाकात की बात करते हैं जो उन दिनों में हुई थी जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ रही थी। तो उस मुलाकात के दौरान की ख़बरें अब बाहर आई हैं कि बंद कमरे में मियां नवाज शरीफ ने जहांगीर तरीन से माफ़ी मांगी थी। उस मीटिंग में इसहाक डार भी मौजूद थे। माफ़ी इसलिए मांगी गई थी कि इस मौके पर इन्होंने तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाना था और जहांगीर तरीन की हमायत की ज़रूरत थी। माफ़ी इस बात पर मांगी गई थी कि हमने जो कुछ आप पर इल्ज़ामात लगाए, आपको कहा कि आप चोर हो, डाकू हो, चीनी चोर हो, आपने 1 अरब रुपए की, 100 अरब रुपए की करप्शन की है। इस तरह के जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए थे, आबद शेर अली
لندن میں جا کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ چینی چور کا گھر ہے۔ ایسے الزامات کی میاں نواز شریف کی طرف سے بند کمرے میں جہانگیر ترین سے معافی مانگی گئی تھی۔ وہ معافی جہانگیر ترین کے کتنے کام آئی ہے؟ اتنے کام آئی ہے کہ آج جہانگیر ترین نے IPP بنائی ہے تو اس کے بنانے میں مسلم لیگ نون کا کتنا ہاتھ ہے؟ اس میں کوئی ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے، آگے چلنے کے لیے جہانگیر ترین کو مسلم لیگ نون کی میاں نواز شریف کی حمایت کی ضرورت ہے۔ جہانگیر ترین کی پارٹی IPP کیا یہ PDM کا حصہ ہے؟ تو اس میں لاجیکلی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ بالکل حصہ ہے، کیونکہ نعمان لنگڑیار اور اون چودھری یہ اس پارٹی میں بھی شامل ہیں اور حکومت کا بھی حصہ ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جہانگیر ترین کی IPP پہلے ہی PDM میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔